आज कहानी एक सीरियल किलर की है। एक ऐसे सीरियल किलर की जो जवान लड़कियों को अपने हवस का शिकार बनाता था और छोड़ जाता था उनके पास एक नीला धागा। और ऐसा एक बार नहीं होता है बल्कि 3 बार होता है। और वो नीला धागा जो है वो पुलिस के लिए एक अहम सबूत बन जाता है। उन्हें लगता है कि अब इस नीले धागे से ही केस सॉल्व हो जाएगा और जो अपराधी है वो जेल के अंदर होगा। लेकिन असल मायने में पुलिस उस नीले धागे में उलझ के रह जाती है और अपराधी जो होता है, जो सीरियल किलर, वो फरार हो जाता है। और एक बार फिर से लोगों के बीच में ये चिंता बढ़ जाती है कि आज़ाद घूम रहा ये सीरियल किलर कहीं किसी और जवान लड़की को अपने हवस का शिकार तो नहीं बना लेगा। फिलहाल मैं आपको इतना बता दूं कि ये जो सीरियल किलर है वो पहले सेना में था। बाकी जो कुछ है इस कहानी में वो भी मैं अभी आपको आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप हमारे इस चैनल क्राइम कनेक्ट को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और मैं सुनाता हूं आपको ये पूरी कहानी बिल्कुल शुरू से। नमस्कार, मैं पंचम प्रकाश और आज आप जिस कहानी के चश्मदीद गवाह बनने जा रहे हैं वो अमेरिका के वर्जीनिया की है। और जो अभी मैं बताने जा रहा हूँ कहानी वो 1996 की है। वहीं पर शाम का वक्त था और एक घर में सिर्फ 2 बहनें ही थीं। एक की उम्र 21 साल और दूसरी महज 18 साल की थी। 18 साल की सोफिया घर के बाहर बैठकर पढ़ाई कर रही थी और बड़ी बहन घर के अंदर थी। जब काफ़ी शाम हो गई तो बड़ी बहन ने आवाज़ दिया अपने छोटी बहन सोफिया को कि घर के अंदर आ जाओ। लेकिन जब वो उसने कोई रिप्लाई नहीं दिया तो बड़ी बहन खुद बाहर आकर अपने बहन सोफिया को ढूंढने लगी। लेकिन सोफिया बाहर कहीं भी नहीं थी। वो जो पढ़ाई कर रही थी वो कॉपी किताब बाहर सीढ़ी पर तो था, लेकिन सोफिया कहीं नहीं थी। पहले उसकी बड़ी बहन उसे आसपास में ढूंढती है। उसे लगता है कि कहीं सोफिया आसपास में चली गई होगी, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चलता है। उसे लगता है कि वो खुद लौट आएगी, लेकिन जब काफ़ी देर हो जाता है, रात हो जाती है, तो उसे घबराहट होने लगती है। और बड़ी बहन अपनी छोटी बहन सोफिया की गुमशुदगी की खबर जो है वो पुलिस को देती है। उसके बाद पुलिस आती है और सोफिया को आसपास के इलाकों में खूब ढूंढती है, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चलता है। ये सब करते करते सुबह हो जाती है और सुबह आकर पुलिस एक बार अच्छे से पूछताछ करती है सोफिया के घर वालों से कि सोफिया दिखने में कैसी थी, उसकी हाइट कितनी थी। यहाँ तक कि उसके घर वाले ये भी बताते हैं कि कल ही सोफिया ने अपने हाथ और पाँव के जो नाखून हैं उस पर पर्पल कलर का नेल पेंट लगाया है। अब पुलिस सोफिया के तलाश में तो लग जाती है, लेकिन कई हफ्ते गुजर जाने के बाद भी उसका कुछ पता नहीं चलता है। लगभग गुमशुदा होने के 1 महीने बाद एक खबर मिलती है कि पास के तालाब में किसी लड़की की लाश तैर रही है। पुलिस जब वहां पहुंचती है, लाश को बाहर निकालती है, तो उसका हुलिया काफ़ी हद तक जो है वो सोफिया के तरह ही दिख रहा था। और ऊपर से उसके हाथ और पाँव के नाखून में पर्पल कलर का नेल पॉलिश भी लगा था, जिससे सोफिया का वो लाश होने का जो दावा था वो और भी पुख्ता हो रहा था। ऐसे में उसके घर वालों को बुलाया जाता है और उसकी पहचान हो जाती है, ये सोफिया की ही लाश थी। इसके बाद जो बात पता चलती है पोस्टमार्टम के बाद, उसके बाद लोगों में बहुत ही आक्रोश आ जाता है, क्योंकि महज 18 साल की सोफिया के साथ कोई रेप करता है, उसके बाद उसे मारकर उस तालाब में फेंक देता है। ये बात पुलिस के लिए काफ़ी शर्म करने वाली थी, क्योंकि वो 1 महीने में गुमशुदा हुई बच्ची को नहीं ढूंढ पाते हैं और अब वो इस हाल में मिलती है। ऐसे में कौन उसका किलर है, कौन हत्यारा है, उसे ढूंढना ही पुलिस की प्रायोरिटी होती है। पुलिस लाश की बहुत ही अच्छे से तलाशी लेते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं और उन्हें लाश पे एक नीला धागा लिपटा हुआ मिलता है, जिसका सोफिया के कपड़ों से कोई मेल नहीं था। ऐसे में पुलिस को लगता है कि हो न हो ये नीला धागा जो है वही उनको कातिल तक लेकर जाएगी। अब पुलिस क्या करती है कि कातिल के खोजबीन में लग जाते हैं। उनका जो पहला शक होता है आस पड़ोस के लोगों पे, क्योंकि शाम के वक्त जिस तरह से सोफिया गायब हुई, ऐसे में पुलिस को ऐसा ही लग रहा था कि कोई जान पहचान का ही आदमी होगा। तो सोफिया के आसपास के सभी लोगों की जो एक तरह से है कुंडली निकाली जाती है कि कहीं इसमें कोई क्रिमिनल माइंडेड आदमी तो नहीं है। और उसमें से एक नाम निकल कर आता है कार्ल माइकल का, जो 44 साल का होता है और उसका क्रिमिनल एक्टिविटी भी होता है। वो कई बार जेल आया गया था और उसे कई बार सोफिया के साथ बात करते हुए भी देखा गया था। ऐसे में वो प्राइम सस्पेक्ट बनकर सामने आया। पुलिस ने जब उससे पूछताछ की तो ये सभी बातों से मुकरता रहा, लेकिन जब उसकी छानबीन हुई तो उसके गाड़ी से
नीले कलर की कारपेट मिली, जो सोफिया के शरीर पे जो धागा मिला था नीले कलर से, उससे मैच कर रहा था। अब यहाँ पर पुलिस को सबूत मिल चुका था और साथ ही साथ सस्पेक्ट से मैच भी कर रहा था। ऐसे में पुलिस कार्ल माइकल को गिरफ्तार कर लेती है और सबूत के साथ उसे अदालत में पेश कर दिया जाता है। और कार्ल माइकल तो हज़ार बार कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया है, मेरा इन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन सबूत उसके खिलाफ थे और उसे जेल के अंदर डाल दिया जाता है रेप और हत्या के इल्ज़ाम में। इधर पुलिस और शहर के लोग भी काफ़ी खुश हो जाते हैं कि हत्यारा पकड़ा गया, सोफिया का हत्यारा पकड़ा गया। और ऐसे ही करते करते करीब 7 महीने गुजर जाते हैं और आता है मई 1997 और सोफिया की तरह ही 2 लड़की शाम के वक्त अपने लॉन से खेलते हुए गायब हो जाती है। और इसके बाद जो गायब होती है और उसकी गुमशुदगी की खबर जो है वो पुलिस तक पहुंचती है, तो पुलिस के दिमाग में सबसे पहले 7 महीने पुराना सोफिया का केस क्लिक करता है, क्योंकि वो भी शाम के वक्त ऐसे ही अपने घर से गायब हो गई थी। ऐसे में पुलिस का जो है पहला शक जाता है कार्ल कार्ल पे, कि कहीं वो जेल से भाग तो नहीं गया है या कहीं जेल से छूटकर वो ऐसा क्राइम फिर से रिपीट तो नहीं कर रहा है। इस चीज़ को एक तरह से कंफर्म करने के लिए वो जेल में पता करते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि रेप और हत्या के इल्ज़ाम में कार्ल बहुत ही कड़े निगरानी में जेल में ही हैं। अब अगर कार्ल जेल में हैं और सेम पैटर्न पे एक तरह से लड़की गायब हुई है, तो मतलब ये था कि हत्यारा कोई और है। लेकिन अभी ये बात कंफर्म नहीं था, तो इसलिए पुलिस अपनी छानबीन करती है और लेकिन उन्हें कुछ भी पता नहीं चलता है। लगभग 5 दिन बाद फिर से खबर मिलती है कि तालाब में 2 लड़कियों की लाश है। और जब पुलिस वहाँ पहुँचती है तो सब कुछ पिछले सोफिया के केस की तरह ही होता है। जब लाश को बाहर निकाला जाता है और उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है, तो उनके साथ भी पहले रेप हुआ था, उसके बाद उसका मर्डर हुआ था। यहाँ तक कि उन दोनों लाश से भी नीले रंग का धागा मिलता है। यहाँ पर पुलिस के दिमाग में 2 सवाल क्लिक करते हैं कि अगर ये पूरा का पूरा मामला, पूरा का पूरा रेप और मर्डर पिछले ही पैटर्न की तरह है, मतलब ये था कि ये मामला सीरियल किलिंग का है। कोई सीरियल किलर है जो पहले लड़कियों के साथ हैवानियत करता है और उसके बाद उसे मार देता है। और अगर ये सच बात है, कोई सीरियल किलर है, तो ऐसे में कार्ल जो है वो तो बेकसूर था, वो तो यूं ही जेल में डाल दिया गया। पुलिस इधर जांच करती रहती है और दूसरे तरफ जो है कोर्ट में जो कार्ल को अरेस्ट किया था उसके लिए माफ़ी मांगते हुए उसे रिहा कर देने की अपील करती है पुलिस। और कार्ल जेल से बाहर आ जाता है क्योंकि उसके खिलाफ़ कोई सबूत भी नहीं होता है। लेकिन दूसरे तरफ जो असली हत्यारा था, सीरियल किलर, वो अब भी आज़ाद घूम रहा था। इधर का ही पूरे मामले के 6 साल बाद साल 2002 में अमेरिका का ही एक शहर है कोलंबिया, वहाँ पर हाईवे पर एक लड़की बदहवास हालत में हेल्प हेल्प चिल्लाते हुए भाग रही थी। गाड़ियाँ आ रही थी, जा रही थी, लेकिन कोई भी उस लड़की को देखकर रुक नहीं रहा था। शायद इसलिए क्योंकि लड़की के जो दोनों हाथ थे वो हथकड़ी से बंधे हुए थे। बाद में काफ़ी चिल्लाने और मदद मांगने के बाद एक गाड़ी वाला रुकता है और वो देखता है कि लड़की के जो हाथ बंधे हुए हैं हथकड़ी से, वो किसी पुलिस वाले की हथकड़ी नहीं है, बल्कि वो एक ऐसी हथकड़ी थी जिसे लोग सेक्सुअल प्लेजर लेने के लिए सेक्स टॉय की तरह इस्तेमाल करते हैं। लड़की काफ़ी डरी हुई थी, बदहवास थी, तो ऐसे में उस आदमी को लगता है कि ज़रूर कोई ना कोई बात है, लड़की कुछ परेशानी में है। उसके बाद वो लड़की कहती है कि उसे पुलिस स्टेशन ले जाए और उसके बाद वो पुलिस के सामने जो कहानी बताती है उससे सभी के होश उड़ जाते हैं। वो बताती है कि करीब 24 घंटे पहले, यानी कि बीते शाम, वो अपने लॉन में पौधों में पानी डाल रही थी। तभी वहाँ एक आदमी आया जो किसी सेल्समैन के तरह लग रहा था, जैसे हम लोग के इधर होता है ना कि फेरी वाला घूम रहा हो, वैसा। वो उसके पास जाती है और जैसे ही उसके पास जाती है वो आदमी से पिस्तौल दिखाते हुए कहता है कि चुपचाप मेरे साथ आओ, नहीं तो मारी जाओगी। लड़की उसके साथ जाती है, वो उसे अपने गाड़ी में बिठा लेता है और उसे अपने साथ फ्लैट में ले जाता है। वहाँ उसके हाथ में हथकड़ी बांध कर और उसके साथ काफ़ी एक तरह से हैवानियत करता है और पिछले 24 घंटे में कई बार उसके साथ रेप करता है, इतना कि वो थक कर सो जाता है। और जैसे ही वो सो जाता है तो लड़की किसी तरह से मौका देखकर उसके फ्लैट से निकलकर भाग आती है
और पुलिस के पास आकर अपनी पूरी कहानी सुनाती है। इस कहानी को सुनने के बाद एक तरह से पुलिस के होश उड़ जाते हैं, एक तरह से उनका दिमाग झन्ना जाता है, एक तरह से उनको जो है ना पुरानी जो केस थी 6 साल पुरानी केस, वो उन्हें याद आ जाता है कि ऐसा ही तो तब भी हुआ था। शाम के वक्त लॉन से लड़की गायब हो गई थी और फिर बाद में उनका लाश मिलता था, उनके साथ रेप भी हुआ था और नीला धागा मिलता था उस केस में। इस केस में नीला धागा तो अभी तक नहीं मिला था, लेकिन लड़की के हाथ में जो सेक्स टॉय वाला हथकड़ी बंधा हुआ था वो नीले रंग का ही था। ऐसे में पुलिस को लगा कि हो ना हो यही वो सीरियल किलर होगा जो उस केस से भी जुड़ा था। लड़की से जानकारी लेकर पुलिस वाले अपने फोर्स के साथ सीधे उसके फ्लैट पर धावा बोल देते हैं, लेकिन इससे पहले कि पुलिस वहाँ पहुँचती वो आदमी भाग गया था और उसे पता था कि अगर लड़की भागी है तो पुलिस के पास ही जाएगी और पुलिस आएगी तो उसे पकड़ लेगी, तो वो वहाँ से भाग जाता है। लेकिन अच्छी बात ये होती है यहाँ कि फ्लैट से उस आदमी के बारे में पूरी जानकारी मिल जाती है। उसका नाम होता है रिचर्ड, जो पहले नेवी में था, यानी कि नौसेना में था, अमेरिकन नौसेना में। तो डेटाबेस से उसकी जानकारी निकाली जाती है, उसकी फ़ोटो भी निकाली जाती है और जो लड़की पुलिस स्टेशन आई थी उसे दिखाया जाता है तो उसकी पहचान हो जाती है। पुलिस के सामने अब सस्पेक्ट था, उसका फ़ोटो भी था, तो पुलिस पूरे दम के साथ उसके छानबीन में लग जाती है, क्योंकि एक 6 साल पुराने सीरियल किलिंग का मामले का वो सस्पेक्ट था। और कुछ दिन बाद जाके वो अमेरिका के ही एक दूसरे शहर में, फ्लोरिडा में पकड़ा जाता है। पुलिस उसे पकड़ लेती है और लेकर आती रहती है और शायद पुलिस से एक चूक हो जाती है कि वो अच्छे से उस आदमी की तलाशी नहीं लेते हैं वो, और उसके पास एक पिस्तौल होता है, वो पिस्तौल निकालता है और ख़ुद को ही गोली मारकर ख़त्म कर देता है। अब ये प्राइम सस्पेक्ट तो था, लेकिन अभी भी पुलिस के लिए ये साबित करना बाकी था और उससे पहले ही उसकी जान चली गई। लेकिन इस पूरे मामले में अच्छी बात ये होती है कि बाद में जब उसके फ्लैट की तलाशी ली जाती है तो उसके घर से वैसा ही नीला धागा मिलता है जैसा कि सोफिया और बाकी के 2 बच्ची के केस में उसके लाश से मिला था। तो इससे वो धागा भी मैच हो जाता है। ऊपर से जो रिचर्ड होता है उसके गाड़ी जो पिकअप वैन होता है, एक तरह से कि आगे गाड़ी और पीछे सामान लोड करने वाला, उस पर एक टैंक होता है, उसमें जो कुछ फिंगरप्रिंट मिलते हैं वो 6 साल पहले जो बच्ची गायब हुई थी उनमें से एक बच्ची के साथ मैच कर जाता है। तो ऐसे में इतने सबूत से ही ये साबित हो जाता है कि रिचर्ड जो है वही पहले के जो केसेस थे 6 साल पहले के, उसमें भी वही एक तरह से सीरियल किलर था। अब वो ज़िंदा तो था नहीं जो उससे वजह पूछी जाती कि आखिर वो ऐसा क्यों किया, लेकिन जो जानकारी मिली उससे यही पता चला कि उसका जो बचपन था रिचर्ड का, वो काफ़ी एक तरह से तकलीफ़ वाला था और वो काफ़ी डिस्टर्ब रहता था। और माना तो यही जाता है कि शायद अपने बचपन के वजह से ही वो इस उम्र में आकर ऐसा बन गया और उसने 3-3 कत्ल किए और शायद वो चौथे लड़की को भी रेप करने के बाद मार देता, लेकिन ये उसकी खुशनसीबी थी कि उसको मौका मिला और वो भाग गई और उसके वजह से ही ये कातिल पकड़ा गया और ख़ुद की ही जान ले ली। आज की कहानी में बस इतना ही। आपने देखा आज कि कैसे एक नीले धागे की मदद से पुलिस जो है वो अपराधी तक आखिरकार पहुंच ही गई। कुछ मामलों में वो उलझ गए पुलिस, लेकिन अंततः जो सीरियल किलर होता है वो पकड़ा जाता है, लेकिन वो खुद की ही जान ले लेता है। तो आगे उस पर कार्रवाई नहीं होती है, लेकिन इन सभी चीज़ों के पीछे वही है, यही इस पूरे केस में माना जाता है। आज के सफ़र में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे नए सफ़र में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।